नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो मैनेजमेंट के बारे में चल रहा था, यानी प्रबंधन के बारे में चल रहा था। जो हमारी प्रबंधन वाली यूनिट है, मैनेजमेंट वाली, वो चल रही थी, जिसके अंदर हमने मैनेजमेंट के बारे उसके बहुत सारी चीज़ें देख ली है। मैनेजमेंट की उसकी जो थ्योरीज थी वो देख ली हमने, इसके जो परिभाषाएँ थी वो देख ली हमने। आज हम इसके जो प्रबंधन है यानी जो मैनेजमेंट है, इसके कार्यों के बारे में देखेंगे और जो इसकी भूमिकाएं हैं मैनेजमेंट की, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट के अंदर अपन को क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं और उनकी जो भूमिकाएं होती हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे ना, यानी जो उनके रोल है मैनेजमेंट का, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के कार्यों के बारे में। ठीक है, इसके अंदर हम इसके अलग अलग कार्य पढ़ेंगे, यानी जो प्लानिंग हो गया, कैसे योजना कैसे बनाते हैं, संगठन कैसे बनाते हैं, कैसे आदेश देते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मैनेजमेंट है उसके कार्यों के बारे में अलग अलग लोगों ने बताया है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें बताई हैं कि मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या कार्य करने होते हैं। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे जो हेनरी फ्योल है, उन्होंने मैनेजमेंट की क्या क्या कार्य बताए हैं। तो इन्होंने 1916 के अंदर मैनेजमेंट के कार्य बताए थे। ठीक है, कब बताए थे? 1916 के अंदर। ये बहुत जाना माना क्वेश्चन है कि जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने मैनेजमेंट के कितने कार्य बताए हैं। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखना इसका ना। सर्वप्रथम 1916 के अंदर हेनरी फ्योल द्वारा मैनेजमेंट के 5 कार्य बताए गए हैं। ये ध्यान रखना कि ये हमेशा एग्जाम में आता है कि जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने मैनेजमेंट के कितने कार्य बताए हैं और कब बताए थे। तो ध्यान रखना, जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने 1916 के अंदर, हेनरी फ्योल ने 1916 के अंदर मैनेजमेंट के 5 कार्य बताए हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कौन कौन से कार्य थे। सबसे पहले उन्होंने बताया प्लानिंग, फिर दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, और तीसरा बताया उन्होंने कमांडिंग, चौथा बनाया उन्होंने कंट्रोलिंग, और जो 5वां था वो बताया उन्होंने कंट्रोलिंग, यानी योजना बनाना, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण। ये 5 कार्य उन्होंने बताए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था प्लानिंग यानी योजना बनाना। मान लो अगर हम कोई मकान बना रहे हैं ना, तो उसमें सबसे पहले हम प्लानिंग बनाते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर बनाई जाएगी, कौन सी जगह पर कौन सा कमरा बनाया जाएगा, सीढ़ियाँ कहाँ से रखी जाएगी, ये सब हमारी प्लानिंग है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया था हेनरी फ्योल ने? प्लानिंग। किसी भी चीज़ को, कोई भी कार्य करने से पहले उसकी प्लानिंग बनाना यानी उसकी योजना बनाना, ये इसके अंदर आता है ना। फिर उन्होंने बताया ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन। किसी कार्य को किसी संगठन के अंदर कार्य किया जाता है। जैसे अब हमको मकान बनाना है, ठीक है, ये हमको मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए हम सबसे पहले ठेकेदार को बुलाते हैं, पूरी योजना बनाते हैं कि किस तरह से कौन सा कार्य करना है। ठीक है, ये सब हमारी क्या होती है? संगठन के अंदर यानी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। फिर आता है कमांडिंग। हम जो ठेकेदार होता है उसको हम बताते हैं, आदेश देते हैं कि इस तरह से हमारा मकान बनना चाहिए। ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए हम सब उसको बताते हैं और वो वैसे ही बनाता है। तो हम कमांड करते हैं किसको? ठेकेदार को। ठीक है, हम कमांड करते हैं ठेकेदार को, वो मकान कैसे बनाएगा, कौन सी चीज़ कहाँ बनाएगा, कहाँ से सीढ़ियाँ जाएगी, ये सब हम कमांड करते हैं ठेकेदार को ना। फिर कोऑर्डिनेटिंग, जैसे हम बनाते हैं बताते जाते हैं वैसा ही जो ठेकेदार वो करता जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसके और हमारे बीच में एक कोऑर्डिनेट है, जैसे हम बताते हैं वैसा ही वो कार्य करता है, यानी समन्वय हम दोनों के बीच में ना। फिर आता है कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण। हम उसको नियंत्रित करते हैं कि ठेकेदार को कि कैसे वो अपना कार्य करे। ठीक है, हम जहाँ बोलते हैं वो वैसा ही कार्य करता है ना, हम यानी हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, किसको? ठेकेदार को। तो इस तरह से जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने 1916 के अंदर मैनेजमेंट के 5 कार्य बताए थे। पहला था प्लानिंग यानी योजना बनाना, दूसरा था ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन, तीसरा था कमांडिंग यानी आदेश, और चौथा था कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय, और 5वां था कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण। ये 5 कार्य बताए थे हेनरी फ्योल ने ना। ठीक है, 1916 के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने प्रबंधन के जो कार्य बताए थे वो थे लूथर गुलिक और एल उर्विक। क्या नाम है? लूथर गुलिक और एल उर्विक। इन्होंने 1973 के अंदर जो प्रबंधन है यानी जो मैनेजमेंट है उसके कार्य बताए थे। ठीक है, 1973 में लूथर गुलिक और एल उर्विक ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कमेटी के, जो लूथर गुलिक थे और जो एल उर्विक थे, इन्होंने 1937 के अंदर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कमेटी, इसके अंदर इन्होंने जो मैनेजमेंट है उसके काम और शोध के आधार पर
7 कार्य बताए हैं। ठीक है, जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कमेटी है, इसके काम और शोध के आधार पर, जो ये कमेटी थी, इन्होंने काम और शोध के आधार पर जो प्रबंधन है उसके 7 कार्य बताए हैं। ठीक है, जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्राउनलो कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम था पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये इनकी पुस्तक थी, किसकी, लूथर गुलिक और एल उर्विक की पुस्तक थी, जिसका नाम था पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये इनकी पुस्तक का नाम था। इन्होंने 1937 के अंदर जो मैनेजमेंट है इसके 7 कार्य बताए थे। ठीक है, कितने कार्य बताए थे, 7 कार्य। जो लूथर गुलिक और एल उर्विक है, ये क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है कि इन्होंने कितने कार्य बताए थे और कब बताए थे, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इनका एक सूत्र था पोस्ट कॉर्ब। ठीक है, ये सूत्र तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इनमें से आपसे किसी का भी नाम पूछ लिया जाता है, जैसे पी है यहाँ पे पोस्ट कॉर्ब के अंदर, तो इसका पूरा नाम पूछ लिया जाएगा, बी का नाम पूछ लिया जाएगा, ओ का नाम, एस, ऐसे अलग अलग नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, आपको इसका पूरा नाम है, इसको आपको वो भी याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जो पी है, यानी ये किससे संबंधित है, प्लानिंग से संबंधित है। पी का पूरा नाम क्या है, प्लानिंग। फिर नेक्स्ट आता है ओ यानी ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एस यानी स्टाफिंग। फिर नेक्स्ट है डी यानी डायरेक्टिंग। और फिर CO यानी कोऑर्डिनेटिंग। फिर है आर यानी रिपोर्टिंग। फिर नेक्स्ट है B यानी बजटिंग। ये पोस्ट कोड के अंदर जो लूथर गुलिक और एल उर्विक थे, उन्होंने 7 कार्य बताए हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें प्लानिंग यानी योजना बनाना। ठीक है, हमें कोई भी जो लक्ष्य प्राप्त करना होता है, उसके लिए हम एक भविष्य को देखते हुए एक जो कार्य विधि बनाते हैं, भाई आपको कार्य कैसा करना है, योजना बनाते हैं, है ना। तो प्लानिंग से क्या संबंधित है, भविष्य को लेकर कोई भी योजना बनाना, वो किसके अंदर आता है, प्लानिंग के अंदर आता है। कोई भी हम योजना बना लेंगे, फिर उस कार्य को हम अलग अलग जो लोग होते हैं उनमें विभाजित कर देते हैं, है ना। और जो अलग अलग होते हैं, उन जो प्लानिंग जो हमने बना ली, उसको क्रियान्वित करने के लिए जो अलग अलग व्यक्तियों को ऑर्गेनाइज करते हैं, भाई हाँ ये व्यक्ति ये कार्य करेगा, उनको अलग अलग कार्यों में विभाजित कर देते हैं, है ना। उस जो कार्य हमने प्लानिंग जो बनाई है, उसको धरातल पर प्रयोग करने के लिए हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं ना। जो हमने प्लान बनाया है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए यानी लागू करने के लिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को अलग अलग कार्य बांट देते हैं। फिर आता है स्टाफिंग। कोई भी जो हमारी संस्था है, मान लो कोई कंपनी है, तो उसमें हम अलग अलग लोगों को कार्य करने के लिए हायर करते हैं ना। ठीक है, मान लो कोई हमारा भर्ती करते हैं कि इसके अंदर भाई अलग अलग लोग आके हमारे इसके अंदर कार्य करें, कोई भी जो मैं कार्य करना रहा उसके लिए ना, ठीक है ना। और उन्हें जो स्टाफ हम हायर करते हैं उन्हें प्रशिक्षण भी देते हैं इसके अंदर ना, इसी के अंदर देते हैं वो ना, वो सारे काम स्टाफिंग के अंदर ही आते हैं। फिर आता है हमारा डायरेक्टिंग यानी निर्देशन। ठीक है, इसमें किसी भी कर्मचारी को कोई निर्णय देना, आदेश देना या निर्णय लेने में जो लेना है, उसमें वो सारे कार्य इसी के अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं। कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करना, वो सारे डायरेक्टिंग के अंदर आते हैं। हमें कोई भी निर्णय लेते हैं वो सब डायरेक्टिंग के अंदर आते हैं। कोई हमने निर्णय लिया तो वो किसके अंदर आएगा, डायरेक्टिंग के अंदर आएगा। किसी को हमने आदेश दिया तो वो भी किसके अंदर आएगा, डायरेक्टिंग के अंदर आएगा ना। यानी हम निर्देश दे रहे हैं उसको कोई भी काम करने के लिए ना, उनको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं डायरेक्टिंग के अंदर ना। फिर आता है कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय स्थापित करना, यानी तालमेल बिठाना कर्मचारियों के साथ। ठीक है, कोई भी हम कार्य, कोई भी कंपनी चला रहे होते हैं, तो जब तक हम जो कर्मचारी होंगे उनके साथ तालमेल नहीं बिठाएंगे तो हमारा कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हमें सब लोगों के साथ तालमेल बिठा के कार्य करना चाहिए। ये भी किसका कार्य है, मैनेजमेंट के अंदर ही कार्य होता है। फिर आता है रिपोर्टिंग। मान लो कोई भी जो निचला ऑफिसर है वो अपने हायर ऑफिसर को रिपोर्ट प्रदान करता है, जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट प्रदान करता है। ये कार्य हमेशा करते रहना चाहिए ताकि जो कार्य अच्छे से हो सके ना।
फिर नेक्स्ट आता है हमारा बजटिंग, यानी बजट बनाना ना। इसमें जो भी हमारी वित्तीय जो भी योजनाएं होती है वो सारी इसके अंदर आती है। कोई लेखा जोखा होता है या कोई नियंत्रण करते हैं लेखा जोखा का, वो सारे इसके अंदर आते हैं, है ना। तो ये सारे कार्य कितने इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये यहाँ पे पी लिख दम, प्लानिंग से हो गया ना, ये प्लानिंग हो गया पी। फिर ओ से ऑर्गेनाइजिंग हो गया, फिर एस से स्टाफिंग हो गया, फिर डी से डायरेक्टिंग हो गया, फिर सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग हो गया, और आर से रिपोर्टिंग हो गया, और बी से हो गया बजटिंग। ये 7 कार्य हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, किसके अनुसार, लुथर गुलिक और एल उर्विक के अनुसार, है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कोन्स महोदय थे और जो ओ डोनेल थे, इन्होंने जो प्रबंधन है उसके कितने कार्य बताए हैं। तो हमने सबसे पहले देखा जो हेनरी फ्योल थे, उन्होंने 5 कार्य बताए थे प्रबंधन के। फिर जो लूथर गुलिक और एल उर्विक थे, उन्होंने 7 कार्य बताए थे पोस्ट कॉर्ब, है ना, ये 7 कार्य बताए थे उन्होंने। और फिर अब हम देख रहे हैं जो कोन्स महोदय हैं, है ना, उन्होंने प्रबंधन के कितने कार्य बताए हैं। जो कोन्स महोदय थे और जो ओ डोनेल थे, इन्होंने प्रबंधन के कितने कार्य बताए हैं। तो इन्होंने 5 कार्य बताए हैं प्रबंधन के, ठीक है। कोन्स महोदय और ओ डोनेल ने प्रबंधन के 5 कार्य बताए हैं। कौन कौन से कार्य बताए इन्होंने। इन्होंने एक तो प्लानिंग बताया है, एक बताया इन्होंने ऑर्गेनाइजिंग, एक बताया इन्होंने स्टाफिंग, और एक बताया उन्होंने डायरेक्टिंग, और एक बताया उन्होंने कंट्रोलिंग। ये 5 कार्य बताए हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 कार्य इन्होंने बताए हैं किन्होंने, कोन्स और ओडोनेल महोदय ने। फिर नेक्स्ट है जॉर्ज आर टेरी, इन्होंने प्रबंधन के कितने कार्य बताए हैं। अलग अलग व्यक्तियों ने प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के अलग अलग कार्य बताए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जॉर्ज आर टेरी ने प्रबंधन के कितने कार्य बताए हैं। तो इन्होंने प्रबंधन के 4 कार्य बताए हैं प्रबंधन के ना। पहला इन्होंने बताया प्लानिंग यानी योजना बनाना, फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर आता है एक्यूटिंग, और फिर आता है हमारा कंट्रोलिंग। ये इन्होंने 4 कार्य बताए हैं प्रबंधन के यानी मैनेजमेंट के 4 कार्य बताए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्यूटिंग और कंट्रोलिंग। अब हम देखेंगे विलियम एच न्यूमैन और चार्ल्स ई समर द्वारा। विलियम एच न्यूमैन और चार्ल्स ई सुमेर द्वारा कितने कार्य बताए गए हैं मैनेजमेंट के ना, यानी प्रबंधन के कितने कार्य बताए गए हैं। तो इन्होंने इनकी पुस्तक के अंदर, जो इनकी पुस्तक का नाम था द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, इस पुस्तक के अंदर इन्होंने प्रबंधन के 4 प्रमुख कार्य बताए हैं। जो विलियम एच न्यूमैन थे और जो चार्ल्स ई सुमेर थे, इन्होंने प्रबंधन के कितने कार्य बताए हैं, 4 प्रमुख कार्य बताए हैं। किस पुस्तक में बताए थे इन्होंने, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, है ना। ये इनकी पुस्तक थी द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इस पुस्तक के अंदर विलियम एच न्यूमैन और जो चार्ल्स ई सुमर थे, इन्होंने प्रबंधन के 4 कार्य बताए हैं। ये कार्य कौन कौन से बताए हैं। पहला इन्होंने बताया प्लानिंग यानी नियोजन, दूसरा इन्होंने बताया मतलब ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन, तीसरा इन्होंने बताया लीडिंग या डायरेक्टिंग यानी नेतृत्व या निर्देशन, और चौथा इन्होंने बताया कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण। ये 4 कार्य इन्होंने बताए, पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग या डायरेक्टिंग, और चौथा इन्होंने बताया कंट्रोलिंग। ये 4 कार्य इन्होंने बताए हैं प्रबंधन के। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा जो हेनरी फ्योल थे, इन्होंने प्रबंधन के 5 कार्य बताए हैं। फिर लुथर गुलिक और एल उर्विक थे, इन्होंने प्रबंधन के 7 कार्य बताए थे। फिर आए जो जॉर्ज और जोरी थे, है ना, इन्होंने प्रबंधन के कितने कार्य बताए थे, 4 कार्य बताए थे, ठीक है। इन्होंने प्रबंधन के 4 कार्य बताए थे। और फिर विलियम एच न्यूमैन और चार्ल्स ई सुमेर ने कितने कार्य बताए थे, प्रबंधन के 4 कार्य बताए हैं। और कोन्स और ओडोनेल महोदय थे, इन्होंने प्रबंधन के 5 प्रमुख कार्य बताए थे, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम के अंदर सिर्फ ये पूछा जाए कि प्रबंधन के कितने कार्य होते हैं,
तो आप बताएंगे 5 कार्य, ठीक है। अगर सिर्फ किसी का नाम ना लेकर सिर्फ आपसे ये पूछा जाए कि प्रबंधन के कितने कार्य होते हैं, तो आप कितने बताएंगे? 5 कार्य बताए हैं ना, ठीक है। अगर सबका अलग अलग नाम लेके पूछा जाए, जैसे हेनरी फ्यूल का नाम लेके पूछा जाए, या कॉन्स और डोनेल मोदे का नाम लेकर पूछा जाए, या आपसे जॉर्ज आर टेरी का नाम लेकर पूछा जाए, या लूथर गुलिक और एल उर्विक का नाम लेकर पूछा जाए, तो आप उनके अनुसार बताएंगे नाम, है ना भाई, उन्होंने कितने कार्य बताए हैं, ठीक है। अगर आपसे सीधा ये पूछा जाए कि प्रबंधन के कितने कार्य हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो प्रबंधन के जितने भी कार्य थे अलग अलग लोगों के अनुसार, मतलब अलग अलग जो भी व्यक्ति थे उनके अनुसार हमने वो सब देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रबंधकों की भूमिका, यानी रोल्स ऑफ मैनेजर। जो मैनेजर होते हैं उनकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं। तो अब हम शुरू करते हैं प्रबंधकों की भूमिकाओं के बारे में, यानी रोल्स ऑफ मैनेजर्स के बारे में। इसके अंदर जो हेनरी मिन्सबर्ग थे, इन्होंने प्रबंधकों की 3 भूमिकाओं के बारे में बताया है, और आगे इन 3 भूमिकाओं को अलग अलग उप भूमिकाओं में विभाजित किया गया है, ठीक है। ये 3 मुख्य भूमिकाएं कौन कौन सी हैं? पहली है इंटरपर्सनल रोल्स, यानी अंतव्यक्तिक भूमिकाएं। दूसरी है इंफॉर्मेशन रोल्स, यानी सूचनात्मक भूमिकाएं। और तीसरा है डिसीजनल रोल्स, यानी निर्णयात्मक भूमिकाएं। ये 3 मुख्य भूमिकाएं हैं। इन तीनों भूमिकाओं को आगे अलग अलग उप भूमिकाओं में बांटा गया है। हम सबसे पहले देखते हैं इंटरपर्सनल रोल्स के बारे में, यानी अंतर्व्यक्तिक भूमिकाओं के बारे में। ये भूमिकाएं पूरी तरह से मानवीय संबंधों, संगठन के भीतर और बाहर के लोगों के साथ संपर्क और औपचारिक तालमेल बिठाने से संबंधित हैं। तो ये किससे संबंधित है? मानवीय संबंधों और संगठन के भीतर और बाहर के लोगों के साथ संपर्क और तालमेल बिठाने से संबंधित हैं, ये है ना इंटरपर्सनल रोल्स। इसके अंदर अलग अलग व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इसमें से पहला है फिगर हेड, यानी जो प्रतीकात्मक या कल्पित मुखिया होता है वो शामिल किया गया है। दूसरा है लीडर, यानी जो नेता होता है उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। और तीसरा आता है लेजियन, यानी संपर्क अधिकारी को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो जो इंटरपर्सनल रोल्स हैं इसके अंदर 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया है, फिगर हेड को, लीडर को और लेजियन को। इन तीनों व्यक्तियों को इसके अंदर शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट जो भूमिका है, रोल है, वो है इंफॉर्मेशनल रोल्स, यानी सूचनात्मक भूमिकाएं। सूचनात्मक भूमिकाओं के तहत प्रबंधक संगठन का मुख्य सूचना केंद्र होता है। जो प्रबंधक होता है वो क्या होता है? संगठन का मुख्य सूचना केंद्र होता है, ठीक है, ध्यान रखना आप। जो प्रबंधक होता है वो संगठन का मुख्य सूचना केंद्र होता है, जो हर प्रकार की जानकारी को इकट्ठा और प्रसारित करता है। यानी जो प्रबंधक होता है वो हर प्रकार की जानकारी को इकट्ठा भी करता है और प्रसारित भी करता है, ये ध्यान रखना आप ना। इसके अंदर सबसे पहले आता है मॉनिटर। इस व्यक्ति को इसके अंदर शामिल किया गया। जो निरीक्षक होता है उसको इंफॉर्मेशन रोल्स के अंदर शामिल किया गया है, ध्यान रखना आप ना। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर डेजिमिनेटर, यानी जो प्रसारक होता है उसको भी जो इंफॉर्मेशनल रोल्स हैं इसके अंदर शामिल किया गया है। फिर आता है स्पोक्स पर्सन, यानी जो प्रवक्ता होता है उसको भी इंफॉर्मेशन रोल्स के अंदर शामिल किया गया है, यानी सूचनात्मक भूमिकाओं के अंदर शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा इंफॉर्मेशनल रोल्स है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं डिसीजनल रोल्स के बारे में, यानी जो निर्णयात्मक भूमिकाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। इसमें प्रबंधक प्राप्त की गई सूचनाओं का उपयोग करके ठोस कदम उठाता है। यानी जो डिसीजनल रोल्स हैं, सबसे पहले हम इंटरपर्सनल रोल्स देखते हैं, फिर इंफॉर्मेशन रोल्स। जो इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है ना, उन सूचनाओं का उपयोग करके ठोस कदम उठाता है। कौन उठाता है? प्रबंधक उठाता है। और संगठनों को जो संकट आते हैं इसके अंदर, मान लो कोई भी जो हमारे कंपनी है उसको चलाने में कोई भी संकट आ रहा है हमें, तो उन संगठनों को दूर करता है, यानी हल करता है और राजनीतिक निर्णय लेता है।
ठीक है, कौन लेता है? ये प्रबंधक लेता है, यानी जो मैनेजर होता है वो लेता है। इसके अंदर अलग अलग व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इसके अंदर शामिल किया गया है एंटरप्रेन्योर को, यानी जो उद्यमी व्यक्ति होता है उसको शामिल किया गया है। और उसके दूसरा है डिस्टर्बेंस हैंडलर, यानी जो उपद्रव निरोधक होता है या संकट प्रबंधक होता है, इसको इसके अंदर शामिल किया गया है। फिर आता है रिसोर्स एलोकेटर, यानी जो साधन वितरक होता है उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। और नेक्स्ट आता है फिर नेगोशिएटर, यानी जो वार्ताकार होता है उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रबंधकी की भूमिकाएं थी, हमने 3 भूमिकाएं देखी हैं। पहला है इंटरपर्सनल रोल्स, दूसरा है इंफॉर्मेशन रोल्स और तीसरा हमारा डिसीजन रोल्स। इन तीनों के बारे में हम देख लिया है। इसके अंदर हमने किन किन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है उनको बारे में भी देख लिया हमने। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हमने सबसे पहले देखा जो प्रबंधक होते हैं उसके कार्य, ठीक है, प्रबंधन है मैनेजमेंट, इसके हमने कार्य देखे थे। सबसे पहले हमने देखा हेनरी फ्योल के अनुसार कार्य, इनके अनुसार 5 कार्य होते हैं। इन्होंने 1916 के अंदर बताया था ये, ठीक है। पहला इन्होंने बताया था प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा कमांडिंग, चौथा कोऑर्डिनेटिंग और पांचवा बताया था उन्होंने कंट्रोलिंग। ये 5 कार्य इन्होंने बताए थे। फिर जो नेक्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने मैनेजमेंट के कार्य बताए थे वो थे लूथर गुलिक और एल उर्विक। इन्होंने 1937 के अंदर ये कार्य बताए थे। और किसके अंदर बताए थे? इन्हें प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कमेटी के अंदर ये कार्य बताए थे उन्होंने, ठीक है। इन्होंने 7 कार्य बताए थे। इनका एक फॉर्मूला भी था, सूत्र था, जो कि था पोस्ट कॉर्ब। इन्होंने जो पुस्तक थी इनकी पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस पुस्तक के अंदर बताए थे ये 7 कार्य। इनका पहला था पोस्ट कॉर्ब का पूरा क्या नाम है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और फिर आता है बजटिंग। ये इन्होंने 7 कार्य बताए हैं ना टोटल, किन्होंने? लूथर गुलिक और एल उर्विक ने ना। फिर नेक्स्ट आता है हमारे जो कॉन्स मोदे थे और जो ओ डेनियल थे, इन्होंने भी 5 कार्य बताए हैं मैनेजमेंट के। पहला इन्होंने बताया प्लानिंग, फिर दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा इन्होंने स्टाफिंग बताया, चौथा इन्होंने डायरेक्टिंग बताया और पांचवा बताया इन्होंने कंट्रोलिंग। ये 5 कार्य इन्होंने बताए हैं। फिर नेक्स्ट है जॉर्ज आर टेरी ने, इन्होंने भी 5 कार्य बताए हैं प्रबंधन के। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा एक्यूटिंग और चौथा बताया इन्होंने कंट्रोलिंग। फिर जो नेक्स्ट व्यक्ति थे विलियम एच न्यूमैन और चार्ल्स ई सुमेर, इन्होंने भी प्रबंधन के 4 कार्य बताए हैं, ठीक है। पहला इन्होंने बताया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग, ठीक है। इन्होंने 4 कार्य बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग या डायरेक्टिंग और चौथा बताया इन्होंने कंट्रोलिंग। ये 4 कार्य बताए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ये 4 कार्य बताए थे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने जो प्रबंधक होते हैं उनकी भूमिकाओं के बारे में देखा। इनकी भूमिकाओं को 3 भूमिकाएं में बांटा गया है, ठीक है। जो प्रबंधक हैं उनकी 3 भूमिकाओं के बारे में बताया गया है मैं ना। इन 3 भूमिकाओं को भी आगे अलग अलग उप भूमिकाओं में बांटा गया है आगे ना। पहला था हमने देखा इंटरपर्सनल रोल्स, यानी अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं। इसके अंदर फिगर 8 को शामिल किया गया है, लीडर को शामिल किया गया और लेजियन को शामिल किया गया है। और फिर आता है इंफॉर्मेशन रोल्स, इसके अंदर मॉनिटर को शामिल किया गया है, यानी जो निरीक्षक होता है उसको शामिल किया गया है। फिर जो डेजिग्नेटर होता है यानी प्रसारक होता है उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर स्पोक्स पर्सन, यानी जो प्रवक्ता होता है उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट हमने देखा डिसीजनल रोल्स के बारे में, यानी जो निर्णयात्मक भूमिकाएं उनके बारे में है। इसके अंदर एंटरप्रेन्योर को शामिल किया गया, जो उद्यमी व्यक्ति होता है उसको शामिल किया गया है। फिर डिस्टर्बेंस हैंडलर को शामिल किया गया, यानी उपद्रव निरोधक होता है उसको शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट जो रिसोर्स एलोकेटर होता है यानी साधन वितरक होता है उसको इसके अंदर शामिल किया गया है। और फिर जो नेक्स्ट था नेगोशिएटर, यानी जो वार्ताकार होता है उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है, किसके अंदर? डिसीजनल रोल्स के अंदर। तो इसी के साथ जो हमारा आज का टॉपिक था मैनेजमेंट के कार्य और भूमिकाएं, ये हमारे यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।